नमस्ते टू ऑल। मैं डॉली सारस्वत अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद से आप सबका स्वागत करती हूँ आज की चर्चा में। आम तौर पर हम जब भी बीमार होते हैं तो हमारे शरीर में कोई लक्षण दिखाई देते हैं और यही लक्षण हम हमारे डॉक्टर को बताते हैं जिससे उस बीमारी का पता लगाया जा सके और समय रहते उसका इलाज हो सके। पर सोचिए कि अगर हमें कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो जिसके कोई लक्षण ही ना दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में हम खुद के लिए खतरा बन सकते हैं और सामने वाले के लिए भी बहुत बड़ा चिंता का विषय बन सकता है। आज का हमारा सेशन इसी पे है और आज के सेशन में हमारे साथ है डॉक्टर कश्मीरा झाला, MD in chest medicine. She is working in Apollo Hospital Ahmedabad since 2006 with 20-year experience in pulmonology and sleep medicine. आज हम सबसे पहले वेलकम मैम। नमस्ते आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनमें कोविड-19 के कोई भी लक्षण यानी कि सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे, फिर भी टेस्ट के दौरान वो पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करती हूँ कि कोविड-19 के बारे में हम सब क्या जानते हैं। कोविड-19 जो अगर ये क्वेश्चन है कि हम क्या जानते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो हम कुछ नहीं जानते और अगर हम देखें तो हमने ये पूरे 3-4 महीने में बहुत कुछ जाना है इसके बारे में। कोविड-19 एक वायरल इन्फेक्शन है जो हम सबको पता है और वो इन्फेक्शन सबसे पहले बहुत साल पहले ये पुराना वायरस है, बट ये कोविड-19 जो नोवेल वायरस है वो अभी रिसेंटली 3 महीने पहले हमको सबको पता है, जैसे वुहान, चाइना के वुहान सिटी में सबसे पहले पाया गया है। तो ये जो वायरल इन्फेक्शन है वो पूरे विश्व में देखा जाए तो पूरे विश्व में 200 से ज़्यादा कंट्री में फैला हुआ है। अभी अगर हम इसके नंबर देखें तो बहुत ही ज़्यादा डरावने नंबर है, बट साथ में हमको डरना नहीं है, पर साथ में हमको ये भी देखना है कि इस डिज़ीज़ का या वायरल इन्फेक्शन का पैटर्न कैसा है, उसके सिम्टम्स क्या है, वो कैसे बिहेव करता है। ये सब पूरा एक पूरा जानने का विषय है और पूरे देश भर में या पूरे विश्व भर में सब साइंटिस्ट, रिसर्चर्स या बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है उसमें यही चर्चा हो रही है या यही संशोधन हो रहा है कि ये वायरस कैसा है, कैसे बिहेव करता है और उसका वैक्सीनेशन या उसका हम ट्रीटमेंट कैसे कर पाएंगे। जी मैम, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कि कोविड-19 के अगर हम लक्षण की बात करें तो सामान्य तौर पे किसी व्यक्ति में क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। हम सबको पता है उसके लक्षण क्या है। जैसे ये वायरल इन्फेक्शन है, मैं ये बोलूँगी कि लंग इज़ द ओनली ऑर्गन, जो ऑर्गन है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द एनवायरनमेंट है। तो अगर हम कोई भी वायरल इन्फेक्शन या कोई भी ऐसा जो हवा का इन्फेक्शन है या जो हवा में है वो हम डायरेक्टली इनहेल्ड करेंगे तो वो लंग में जाके लंग को अटैक कर सकता है। बट ये जो कोविड-19 वायरस है वो बेसिकली एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है रादर देन ये एयरबोर्न इन्फेक्शन, क्योंकि उसका ड्रॉपलेट का साइज़ थोड़ा ज़्यादा है। इसीलिए हम उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है वो बाद में कहेंगे, पर अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो उसमें जैसे वायरल इन्फेक्शन है तो फ्लू जैसा सिम्टम शुरू में आता है, पेशेंट को खांसी होती है, कफ होता है, रनी नोज़ होता है, कोल्ड होता है, ये सब उसके माइल्ड सिम्टम्स है। कभी कभी पेशेंट को बुखार भी आता है, हाई ग्रेड फीवर आता है और सांस लेने में दिक्कत भी होती है। तो ये जो सिम्टम्स है उसके कोविड के सिम्टम्स है, बट उसके साथ साथ हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सिम्टम्स है वो फ्लू के सिम्टम्स भी हो सकते हैं, एलर्जी के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो डिटेल हिस्ट्री इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है डॉक्टर के लिए कि वेदर ये पेशेंट कोविड का इन्फेक्शन है कि एलर्जी का है कि ये खाली फ्लू का है। बट ये जो हमने अभी विश्व भर में ये पैंडेमिक जाहिर किया हुआ है, सो हम उसको फ्लू लाइक सिम्टम्स या एलर्जिक सिम्टम्स के साथ मिक्स नहीं करेंगे और उसका आगे जांच भी करेंगे। जी मैम, जिस तरीके से ये कोरोना वायरस या हम ये कहें कि कोविड-19 सामान्य तौर पे सारे ही एज ग्रुप को प्रभावित कर रहा है, संक्रमित कर रहा है,
पर सबसे ज़्यादा कौन सा वर्ग है, कौन सा एज ग्रुप है जो कोविड-19 से ज़्यादा संक्रमित हो सकता है? बेसिकली तुमने बताया वैसे ये कोई भी एज ग्रुप में हो सकता है, बट ये एडल्ट एज में जो रिप्रोडक्टिव एज है, मतलब 20 to 40 एज में दिखाई देता है। उसके साथ साथ मोर देन 65 एज ग्रुप जो है उसमें ये पेशेंट्स ज़्यादा हम देख रहे हैं, जिसको 65 एज के साथ जिसको डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, जिस पेशेंट को कैंसर हुआ है, जो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थेरापी पे है, जो ओबेज है, ये सब पेशेंट में, और जिसकी एज मोर देन 65 है, उसमें हम ज़्यादातर ये सब पेशेंट्स कोविड इन्फेक्शन देख रहे हैं। जी मैम, एक वर्ड है, काफ़ी आर्टिकल्स वगैरह में भी हमने देखा हमने कि इंक्यूबेशन पीरियड। ये इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड में देखा जाए तो इंक्यूबेशन पीरियड कोई भी रोग या कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरियल वायरल कोई भी इन्फेक्शन है, उसके लिए इंक्यूबेशन पीरियड जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कि कोई भी पीपल या पेशेंट को जो इन्फेक्शन लगा उसके बाद उसके सिम्टम्स आए, जो ये पीरियड है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। अभी हम कोविड की बात करेंगे तो कोविड में इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 14 डेज़ का है, बट यूजुअली उसका मीडियन या सरेराश डेज बोले तो 5 to 6 डेज़ में ये सिम्टम्स आते हैं। सो इंक्यूबेशन पीरियड बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम हम अगर देखें तो किस प्रकार से वो इम्पॉर्टेंट है कि वो पेशेंट आजकल जो हम देख रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट में भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसीलिए, और मास गैदरिंग में भी बहुत ज़्यादा है। एवरीबडी इज़ अफ्रेड ऑफ दिस वायरस, तो हमको इंक्यूबेशन पीरियड्स इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, क्लिनिकल हिस्ट्री में भी इम्पॉर्टेंट है। साथ में हमको कब उसका टेस्ट करना है, उसका वायरस का आगे कैसे प्रिवेंशन कर सके, और हम पीपल या पेशेंट या जनरल पब्लिक को हम कैसे अवेयर कर सके कि उसको कैसे रहना है, कितने प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं, वो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इंक्यूबेशन पीरियड जानना बहुत ज़रूरी है कोई भी डिजीज़ के लिए, कि उसका वो आगे कैसे बिहेव करेगा, उसका इन्फेक्शन कैसे लगेगा, और ओवरऑल हम उसकी पॉलिसी आगे बढ़ के कैसे बना सकें। जी मैम, अगर हम कोविड-19 के ट्रांसमिशन की बात करें तो कोविड-19 किस तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है? ये हम सबको पता है, बिकॉज ये 3-4 महीने से हम यही देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि कोविड-19 एक रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। जिस पेशेंट को इसका इन्फेक्शन है वो जब खांसता है, कॉफ करता है या स्नीज करता है, तो उसके जो ड्रॉपलेट होते हैं, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, वो हवा में जाते हैं, बट उसकी जो साइज़ है, जो ड्रॉपलेट की साइज़ है वो थोड़ी बड़ी है, 5 से 10 माइक्रोन की है, तो वो हवा में सस्पेंडेड ज़्यादा देर तक रह नहीं सकते और वो सरफेस पे पड़ते हैं, और जो जिन सरफेस पे पड़ते हैं वो सरफेस पे वो वायरस काफ़ी कुछ आवर से कुछ डेज तक वो वहाँ पर लाइव रहता है, और फिर जो पेशेंट दूसरा जो है, जो पर्सन है, उसके कांटेक्ट में या सरफेस टचिंग में आता है, और वो फिर अपने मुंह पे या फिर नाक पे ये जब हाथ लगाता है तो ये वायरस दूसरे पेशेंट में फैलता है। तो ये एक, जैसे हम बोले कि अगर मैं बोलूँगी कि टीबी भी एक बहुत भयंकर बीमारी थी बहुत साल पहले, गवर्नमेंट आज भी उसको नाबूद करने के लिए बहुत ज़्यादा पॉलिसीज सब बनाई है, बट ये टीबी का बीमारी क्रॉनिक इन्फेक्शन, स्लोली जो फैलने वाली बीमारी है, तो इतना फटाफट पेशेंट को सिम्टम्स नहीं आते हैं, और जब पेशेंट को लंग्स में या कहीं और बॉडी में जाके टीबी होता है और उसमें टाइम लगता है, तो सिम्टम्स आने में टाइम लगता है, और पेशेंट की रोग प्रतिकारक शक्ति कभी अच्छी होती है तो वो हिडन इन्फेक्शन की तरह भी बैठ जाता है, और इन्फेक्शन डिजीज़ में कन्वर्ट नहीं होता है। सेम इसी तरह जैसे हम कोविड को बोले, तो कोविड हमारी बॉडी में जब जाता है तब हमको इन्फेक्शन, जो मैं बोलूँ कि लंग्स में या नेज़ल कैविटी में या थ्रोट में जाता है, और हमारी बॉडी को जो इन्फेक्शन करता है उसमें मैक्सिमम जो मतलब इन्फेक्शन का जो डेज है वो 4 to 5 डेज़ के दिन हमको सिम्टम्स आते हैं, और 4 और 5 डेज़ में जो थ्रोट में जो उसका लोड होता है वो मैक्सिमम होता है, और वो दूसरे पेशेंट को कॉन्टेजियस करने में बहुत महत्वपूर्ण भाग लेता है।
दूसरा, जैसे जैसे वो पेशेंट का डेज चलते हैं तो ड्यूरिंग द लेट डेज में वो इन्फेक्शन का प्रमाण जो होता है वो कम हो जाता है, तो इन्फेक्शंस का जो रेट है, टू कॉन्टेजियस रेट है, वो कम हो जाता है कंपेयर टू इनिशियल डेज में जब इन्फेक्शन होता है पेशेंट को। बट अनफॉर्चुनेटली पेशेंट को जब इन्फेक्शन होता है इस वायरस से, तो 80% ऑफ केसेस में क्या होता है कि पेशेंट को माइल्ड सिम्टम्स या नो सिम्टम्स होते हैं। ओनली 5% केसेस में पेशेंट को ऐसा होता है कि उसको सिम्टम्स होते हैं, खांसी का फीवर, और उसके एक्सरे या सीटी स्कैन में न्यूमोनिया की असर होती है, और बाकी 14% केसेस में ऐसा होता है, और बाकी 5% केसेस में हम देखें तो उसमें सीवियर इन्फेक्शन होता है जिस पेशेंट को वेंटिलेटर की या क्रिटिकली इल की ज़रूरत होती है और उसको वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो देखा जाए तो ये पेशेंट जो होते हैं, मैं बोला वैसे माइल्ड सिम्टम्स के या नो सिम्टम्स के साथ होते हैं, और वो इसीलिए दूसरों पेशेंट को इन्फेक्ट करने की जो उनकी रेट है वो 4-5 डेज में ज़्यादा है। जब पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है तो वो दूसरों को इन्फेक्ट कर देते हैं। इसीलिए हमको जो रूटीन प्रोटोकॉल है वो मेंटेन करना बहुत 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 ज़रूरी है। जी मैम, जिस तरीके से आपने बताया कि कोविड-19 आमतौर पर कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल ये है कि कोविड-19 पॉजिटिव या कोई संक्रमित मरीज है वो किस तरीके से इस संक्रमण को फैला सकता है या फैलाता है? ये जो मैंने पहले बताया कि वो कैसे फैलाता है, उसको हमने एक्चुअल में WHO और CDC ने सबने जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बनाई है उसमें तीन कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड कर दिया है कि सिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन, एसिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन एंड प्री सिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन। अगर हम सिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो वो सिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन इटसेल्फ इट इज़ अ डेफिनेशन कि पेशेंट को सिम्टम्स है कोविड के, और वो दूसरे पेशेंट दूसरा पेशेंट उसके संक्रमण में आता है और उसको हो जाता है, उसको हम सिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन बोलेंगे। प्री सिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन क्या है? तो प्री सिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन में ये है कि जो इंक्यूबेशन पीरियड है, जैसे हमने बोला 0 to 14 डेज, मैक्सिमम 24 डेज तक भी पॉजिटिव आ सकता है, बट रफली जो 5 to 6 डेज का जो उसका सिम्टम्स इन्फेक्शन लगा और सिम्टम्स आने का जो डेज है वो 5 to 6 डेज है। ये जो 5 से 6 दिन है उसको हम प्री सिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन बोलेंगे। उस दौरान किसी पेशेंट को दूसरे व्यक्ति से, मतलब कोविड-19 पेशेंट्स जो है उनको वो प्री सिम्टोमेटिक स्टेज में है और उससे उसको दूसरे पेशेंट को उसका इन्फेक्शन लगा तो उसको हम प्री सिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन बोलेंगे। प्रैक्टिकली ये जो प्री सिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमको पता चला है, ये 3 महीने में जैसे जैसे हमने केसेस देखे कि कोई पेशेंट हमको पॉजिटिव मिला, उसका हमने जब ट्रेसिंग किया तब हमको पता चला कि वो कोई एक पेशेंट को कितने दिन पहले या इतने दिन पहले मिला था और उसके बाद उसका पॉजिटिव आया है, और जो उसको कॉन्टैक्ट हिस्ट्री था उसका थोड़े दिन के बाद नेक्स्ट डे पॉजिटिव आया। तो मतलब ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो प्री सिम्टोमेटिक जो हम बोलेंगे ट्रांसमिशन वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए बहुत मायने रखता है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमको ये पता चला है कि प्री सिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट पार्ट और इम्पोर्टेंट रोल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज़। जी मैम, एक व्यूवर ने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि नो सिम्टम्स का मतलब क्या होता है? नो सिम्टम्स मतलब पेशेंट को कोई सिम्टम्स ही नहीं है। जैसे अभी हम कोविड की बात करें तो कोविड के सिम्टम्स है ये खांसी, कफ है, स्नीजिंग है, गले में थोड़ा दर्द है, खराश है, या फिर रनी नोज है, बुखार आता है। ये जो सब सिम्टम्स माइल्ड सिम्टम्स हम बोले वो कोई सिम्टम्स ही नहीं है पेशेंट को, या फिर माइल्ड सिम्टम्स में बोले जो मैंने ये सब सिम्टम्स बताए ये वो। जी मैम, अभी जैसे आपने बताया एसिम्टोमेटिक, प्री सिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कि ये एसिम्टोमेटिक पेशेंट क्या होते हैं? एसिम्टोमेटिक पेशेंट मतलब कि जो पेशेंट है वो कंफर्म कोई पेशेंट के कांटेक्ट में आया है, उसको पता नहीं भी है, या फिर एसिम्टोमेटिक पेशेंट के उसमें भी जब पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है
ये पूरा 14 दिन उसको कोई सिम्टम्स नहीं आया, बट वो पेशेंट को उसकी वजह से दूसरे पेशेंट को उसका इन्फेक्शन लगा, उसको हम एसिम्टोमेटिक पेशेंट बोलेंगे। हाँ, एसिम्टोमेटिक केस ऐसा है कि उसमें पेशेंट को कोई सिम्टम्स ही नहीं है, तो ये अगर देखा जाए तो बहुत ही वार्निंग, या हम बोलेंगे कि बहुत ही वार्निंग पेशेंट्स है या वार्निंग सिचुएशन है हमारे लिए, कि हमको पता ही नहीं है कि हमको कोरोना है और हम दूसरे पेशेंट को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है पर उसका टेस्ट भी पॉजिटिव आ सकता है, तो उस कैटेगरी में हम एसिम्टोमेटिक पेशेंट को डालेंगे। जी मैम, जैसा आपने बताया एसिम्टोमेटिक पेशेंट के बारे में, अब ये एसिम्टोमेटिक पेशेंट ट्रांसमिशन कैसे करते हैं? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे एसिम्टोमेटिक पेशेंट है, उसको कोई सिम्टम्स नहीं है और वो कैरियर है, वो वायरस का कैरियर है, पर उसको सिम्टम्स नहीं है, तो दूसरे पेशेंट को वो ट्रांसमिट करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर मुझे कोविड है, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, बट अगर मैं दूसरे पेशेंट या दूसरे व्यक्ति के संक्रमण में आऊँगा, जैसे हमको पता है कि जिसकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत कम है, जिसकी एज 65 से ज़्यादा है, मुझे है पर मैं सिम्टम्स फ्री हूँ, बट मैं वो वायरस का कैरियर हूँ, पर मैं दूसरे पेशेंट के जिसकी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी नहीं है और उसके संक्रमण में आऊँगा, तो उसको ये इन्फेक्शन लग सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मेरा इन्फेक्शन उसको लगा, वो उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम है, उसकी वजह से उसको सिम्टम्स आएंगे। तो ये जो एसिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन है ऐसे फैलता है। बेसिकली इनिशियली हमको पता ही नहीं था कि ये सिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन जैसा होता है जब ये वायरस नया है, बट ये 3 महीने में हमको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पता चला है। जैसे जैसे हम ये वायरस को जान रहे हैं, ये जैसे जैसे केसेस आ रहे हैं, वैसे हमको पता चल रहा है। और अगेन मैं यही बोलूँगी कि ये सिम्टोमेटिक जो ट्रांसमिशन है वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए, और जो हम बोल रहे हैं कि अगर एक ही एरिया में से बहुत ज़्यादा ऐसे आ गए पेशेंट, तो हम उसको कैसे हॉटस्पॉट या क्लस्टर में रखेंगे, तो ये उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। बिल्कुल मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन एक व्यूवर ने पूछा है कि हम खुद को एसिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन से कैसे बचा सकते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम कैसे बचा सकते हैं। हमको यही मानना है कि हम एसिम्टोमेटिक कैरियर है, इसीलिए देखा जाए ये 3 महीनों में, अगर 3 महीनों में जो हमने देखा है उसमें भारत ने सबसे पहले सब स्टेप्स लिए हैं उसको नाबूद करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए। तो हमको सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, हैंड हाइजीन मेंटेन करना है, फिर हमको जो हमारी इम्यूनिटी बनाए रखना है। हमको सबसे पहले घर में रहना है, क्योंकि हमको पता नहीं हमारे सिम्टम्स क्या है, या हमको सिम्टम्स आएंगे कि नहीं, या दूसरे को सिम्टम्स है कि नहीं है, इसीलिए हमको घर पे रहना है। अगर हम फिर भी घर से बाहर जा रहे हैं हमारी नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ की चीज़ें खरीदने के लिए, तो CDC ने भी ये बोल दिया है कि हमको अपना मुंह कवर करके, कोई भी क्लोथ से कवर करेंगे। इस ज़रूरी नहीं कि हम मास्क पहने, मास्क का यूज़ कम करना चाहिए, क्योंकि वो हमको हेल्थ वर्कर और जो हॉस्पिटल और केयर प्रोवाइडर है उनके लिए रखना चाहिए। इसीलिए हमको वो कोई कपड़ा बांध के या मतलब फेस कवर करके ही जाना चाहिए। वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग भी करना चाहिए। वही एक इम्पॉर्टेंट बात है, उसी वजह से हम इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं। यस मैम, जैसा हम आजकल सोशल साइट्स पे, न्यूज़पेपर पे देख रहे हैं कि अगर हम सिम्टोमेटिक पेशेंट के कंपेयर में बात करें तो एसिम्टोमेटिक पेशेंट की जो मात्रा है या जो रेशियो है वो ज़्यादा मात्रा में है अगर हम सिम्टोमेटिक से कंपेयर करें। तो ऐसा क्यों है कि एसिम्टोमेटिक पेशेंट की मात्रा इतनी ज़्यादा तादाद पे आ रही है? ये अगर हम देखें तो हम पहले इतने एसिम्टोमेटिक पेशेंट नहीं थे, या फिर थे तो भी हमको ये वायरस के बारे में पता ही नहीं था। जैसे जैसे इंटरनेशनल पेशेंट्स आते थे या कांटेक्ट थे, लैब कंफर्म केसेस थे, उसके कांटेक्ट में आते थे, वो सब पेशेंट को हम ट्रेस करते थे और वही पेशेंट को हम क्वारंटाइन करते थे। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम इतने टेस्ट भी नहीं कर रहे थे जो कि हमको पॉजिटिव का पता चले। हम क्लिनिकल हिस्ट्री और जो
पेशेंट के जो गवर्नमेंट ने बनाई है उस हिसाब से हम जा रहे थे। बट अभी क्या है कि ये पॉजिटिव आने के जो नंबर जो दिखा रहे हैं उसके कारण जो हम पेशेंट व्यू ऑफ पॉइंट से देखें तो एक तो बहुत ऐसा है कि हम जो जनरल गाइडलाइंस है उसको इतनी स्ट्रिक्टली तरह से मॉनिटर या फिर हम फॉलो नहीं करते हैं। नंबर 2 ये भी हो सकता है कि पहले हम इतना टेस्ट भी नहीं करते थे, जो अभी रिसेंटली लास्ट 1 वीक से जो हम टेस्ट कर रहे हैं उससे ये नंबर बढ़ गए हैं। पर मैं ये आपको बोलना चाहूँगी कि जो हम रिसेंटली जो हम रैपिड टेस्टिंग किट से कर रहे हैं वो टेस्टिंग वो हमको डायग्नोसिस नहीं देगी, वो हमको 100% निदान नहीं देगी। बेसिकली वो अर्ली स्टेज में भी डिटेक्ट नहीं करती है, वो एक एपिडेमियोलॉजिकल सर्वेलेंस के लिए है। और हम नेक्स्ट हम पॉलिसी कैसे बनाएंगे, हम किस एरिया को हॉटस्पॉट जाहिर करेंगे, हम किस एरिया में या फिर किस एरिया में हम नॉर्मल जो लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाना है या कुछ पॉलिसीज़ बनानी है उसके लिए है। तो इसके लिए जो ये हम टेस्टिंग कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर केसेस पॉजिटिव आ रहा है। दूसरा, ये अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उसको हमको कंफर्म करना है दूसरे मॉलिक्यूलर टेस्ट है, जो मॉलिक्यूलर टेस्ट से करते हैं। तो अभी रिसेंटली पता चला है ICMR में जो हमारी पास जो रैपिड टेस्टिंग किट आई है उसकी जो पॉजिटिव आ रही है, बट अगर उसकी सेंसिटिविटी हम मॉलिक्यूलर टेस्ट से देखें तो खाली 5% है। सो वो बहुत कम है उसकी जो हम सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी देखें तो वो बहुत कम है। तो ये हमको डरने की ज़रूरत नहीं कि इतने ज़्यादा केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं तो हम डर जाएं। हाँ, डेफिनेटली हमको जो प्रिकॉशन लेने हैं वो लेने ही है, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट यही है। क्योंकि ट्रीटमेंट अभी भी इतना जो हम बोल रहे हैं वो डॉक्यूमेंटेड ट्रीटमेंट हमारे पास 100% क्योरेबल ट्रीटमेंट नहीं है, परंतु हम सबको पता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो हमको इसको प्रिवेंट ही करना है और चेन को ब्रेक ही करना है। जी मैम, हमारे एक व्यूवर है सोनल, उनका एक क्वेश्चन आया है कि उन्हें पिछले 10 साल से माइस्थेनिया ग्रेविस है जिसके लिए वो स्टेरॉइड्स भी ले रहे हैं और शायद ये स्टेरॉइड्स उनके इम्यून सिस्टम को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? उनकी उनकी जो स्टेरॉइड ले रहे हैं माइस्थेनिया ग्रेविस है उसकी वजह से उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम है। ऐसे पेशेंट को अगर उनकी एज भी मोर देन 60 के अराउंड है और उनको अदर कोमोबिड डिजीज़ है तो उनको घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि देखो, घर के बाहर निकलोगे और एसिम्टोमेटिक पेशेंट के संक्रमण में आएंगे तो आपको ज़्यादा चांसेस है कि आपको इन्फेक्शन लग जाएगा और आपको सिम्टम्स आए और लेट भी नहीं भी आए और लेट आए और सीवियर मात्रा में भी आ सकते हैं। क्योंकि ये सब पेशेंट जो हमने देखे हैं वो सीवियर मात्रा में होते हैं जिनको ये सब डिजीज़ होता है। तो उनको हमेशा घर में रहना है जब तक ये सब प्रोटोकॉल और फाइनलाइज पॉलिसी या फिर जो विस्तार को हम डिजीज़ फ्री जब तक हम नहीं करें तब तक बाय द टाइम उनको अच्छा खाना खाना है, न्यूट्रिशियस डाइट लेना है, हॉट वाटर सॉल्ट वाटर गार्गल्स करने हैं, प्राणायाम योगा करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से उनकी लंग की कैपेसिटी भी बढ़ेगी और दूसरा उनको जो स्टीम इनहेलेशन करना है, हॉट वाटर सॉल्ट वाटर गार्गल्स करने हैं। दूसरा, उनको अच्छी नींद लेनी है, प्रॉपर क्वालिटी वाली नींद से ही पेशेंट की इम्यूनिटी भी बढ़ती है। सो इम्यूनिटी को बनाए रखना है और जो जनरल हैंड हाइजीन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, कहीं बाहर नहीं जाना है तो ये सब प्रोटोकॉल के साथ जाना है, तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। जी मैम, मेरा अगला सवाल जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट इस संक्रमण को कैसे फैला सकते हैं? कैसे फैला सकते एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट कैसे फैला सकते, वही तो हम मतलब उसकी वजह से तो हम इतने सारे पॉजिटिव आ रहे हैं क्योंकि हमको पता ही नहीं कि हमको पॉजिटिव मतलब वी आर कैरियर। तो आप दूसरे पेशेंट को इन्फेक्ट फटाफट करोगे क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो कैरियर है, तो दूसरे पेशेंट के संक्रमण में आएगा विदाउट जो हमने प्रोटोकॉल बोले कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, हैंड हाइजीन मेंटेन करना है। ये सब अगर हम नहीं करेंगे तो हमको पता भी नहीं चलेगा और हम भी कैरियर बन जाएंगे। सो एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर उसको
कैसे ब्रेक करना है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जो मैं ऐसा बोलूँगी कि आज जो हेल्थ केयर वर्कर है या जो हाई रिस्क कोविड के लिए है, वो हम सबको पता है कि उनको उनमें चांसेस है, बट एसिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन या एसिम्टोमेटिक कैरियर जो पेशेंट नहीं बोलूँगी, जो पीपल है उनको पता नहीं है कि उनको ये इन्फेक्शन हुआ है या इन्फेक्शन लग गया है, तो उनको ये बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा और उनको जो प्रोटोकॉल है वो मेंटेन करना है। उसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिजीज़ एसिम्टोमेटिक कैरियर दूसरे पेशेंट को जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो एसिम्टोमेटिक पेशेंट है, बट जिसकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम होएगी उसको जल्दी इन्फेक्शन लगा देता है। जी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर हम कोविड-19 का टेस्ट किस तरह से कर सकते हैं? कोविड-19 का टेस्ट हम काफ़ी अलग अलग प्रकार के तरीके हैं उससे कर सकते हैं, पर अभी जो हम बोलेंगे वो जो उसके दो टेक्निक है। एक तो हम RT-PCR जो मॉलिक्यूलर टेस्ट है और एंटीबॉडी टेस्ट है जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है, उसमें हम ब्लड टेस्ट के थ्रू करते हैं। पर ये जो RT-PCR टेक्निक है उसमें जब ओरल और नेजल फेरेंजियल जो हम स्वॉब लेते हैं उसमें थ्रू RT-PCR टेक्नोलॉजी से हम करते हैं। और ये द डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसको जानने के लिए। जब रैपिड किट टेस्टिंग किट जो एंटीबॉडी टेस्टिंग है वो अर्ली डायग्नोसिस के लिए नहीं है, नंबर 1। वो जनरल पॉपुलेशन के लिए, जैसे हम बोले कि पेशेंट सिम्टोमेटिक है और हम करेंगे, वैसे भी नहीं है, बट डेफिनेटली वो पॉपुलेशन को सर्वेलेंस के लिए एपिडेमियोलॉजिकल पर्पस के हिसाब से है। और अभी जो पेंडेमिक चल रहा है उसमें अगर हम मास गैदरिंग है या मास पॉपुलेशन में अगर पॉजिटिव आता है, उसमें हमने किया और हमने पॉजिटिव आ रहा है, तो उस हिसाब से किस पेशेंट को हमको RT-PCR करना है उसका भी हमको पता चलेगा। उस हिसाब से उसके क्राइटेरिया के हिसाब से हमको ये टेस्टिंग करनी होती है। बट डायग्नोसिस का मैं बोलूँगी तो वो ये हम डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं उसके पहले क्लिनिकल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लिनिकल हिस्ट्री के साथ साथ ये टेस्ट और उसका कॉन्टैक्ट हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी मैम, इनसे जुड़े 2 टेस्ट और हैं जिन्हें हम एंटीबॉडी टेस्ट या फिर रैपिड टेस्ट भी कहते हैं। ये कौन से टेस्ट होते हैं? ये जो मैंने बताया वैसे वो ब्लड के थ्रू होते हैं। उसमें क्या होता है कि पेशेंट के ब्लड देख के उसमें 2 प्रकार की वो एक्चुअल में टोटली ये जो रैपिड किट टेस्टिंग है वो टोटली किट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी किट है, नंबर 1। वो कौन से डेज पे हमने किया उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और तीसरा है कि पेशेंट कौन से, मतलब पेशेंट का सिम्टम्स या पेशेंट का क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये जो हम IgG और IgM जो एंटीबॉडीज़ है उसको देखते हैं हम। यूजुअली IgM जो बॉडी एंटीबॉडी है, जब हम कोरोना वायरस का इन्फेक्शन लगता है तो हमारी इम्यून सिस्टम या हमारी बॉडी के जो सोल्जर्स भी है वो भी उसके सामने लड़ने के लिए रेडी होते हैं। जो ये जो IgM बॉडी है वो भी उसके सामने लड़ता है और ये कुछ दिनों में आता है। तो उस हिसाब से जब हम टेस्ट करते हैं तो हमको पता चलता है कि ये 5वें दिन या 10वें दिन या 14वें दिन की और आफ्टर 15 डेज ये पॉजिटिव आ रहा है। तो उस हिसाब से हमको पता चल रहा है कि ये पेशेंट का रिसेंट इन्फेक्शन था या फिर ओल्ड इन्फेक्शन। यूजुअली IgM ऐसा बताता है कि ये रिसेंट इन्फेक्शन है, IgG जो एंटीबॉडी है वो ऐसा बताता है कि ये पुराना इन्फेक्शन है। हाँ, बट ये दोनों अगर पॉजिटिव आता है और पेशेंट को सिम्टम्स नहीं भी है तो भी हम उसको हमको RT-PCR से उसको कंफर्म करना चाहिए। और ये जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है वो बेसिकली जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट है जो कंफर्म लेबोरेटरी केस के कांटेक्ट में आए हैं उनको भी हम मॉनिटर के लिए भी कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू अगर वो सिम्टोमेटिक बनते हैं तो उसको हम कंफर्म भी कर सकते हैं बाय RT-PCR। जी मैम, इन टेस्ट के बाद अगर हमने अभी जैसे इम्यूनिटी की बात करी, रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करी, तो एक इम्यूनिटी और है जिसे हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है और इसका कोविड-19 से क्या संबंध है? हर्ड इम्यूनिटी बेसिकली क्या है कि वो जब कोई भी वायरस का इन्फेक्शन होता है, पैंडेमिक एपिडेमिक होता है तो वो पॉपुलेशन में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाती है बाय इट्स ओन और बाय वैक्सीनेशन।
तो जब ये इम्यूनिटी हो जाती, मतलब इम्यूनिटी आ जाती है वो डिजीज़, वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट, उसको हम आइदर यूजुअली बाय वैक्सीनेशन उसको हम हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। कोविड-19 में ऐसा नहीं है कि जिसको एक बार हो गया मतलब उसको नहीं होएगा, नंबर 1, या फिर अगर उसको हो गया है तो उसका मतलब दूसरे लाइफ टाइम उसके बॉडी में वो इम्यूनिटी रहेगी कि वो दूसरे को इन्फेक्शन भी नहीं कर पाएगा या उसको भी दूसरी बार इन्फेक्शन नहीं होगा, वो बहुत कहना मुश्किल है, नंबर 1। और जब तक वैक्सीनेशन नहीं आ जाती तब तक हम ये कोविड की हर्ड इम्यूनिटी के बारे में अभी कुछ नहीं बता सकते। जी मैम, हर्ड इम्यूनिटी के बाद हमने काफ़ी सोशल साइट्स पे और न्यूज़ में एक BCG वैक्सीन का भी चर्चा में काफ़ी चला है, जो ज़्यादातर बच्चों को दिया जाता है ट्यूबरकुलोसिस के प्रिवेंशन के लिए। BCG वैक्सीन का कोविड-19 से क्या संबंध है? बेसिकली क्या हुआ कि वुहान में जब ये चाइना सिटी में ये जब आया तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कौन से पेशेंट कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे ये सब स्टडीज़ आए, सब रिसर्च आया, उसमें ऐसा एक स्टडीज़ जो हुए हैं उसमें ऐसा है कि जैसे यूनिवर्सल पॉलिसी है जिस देश की जिसमें BCG वैक्सीन देते हैं, कुछ देशों में नहीं देते हैं, तो उन लोगों ने ऐसा पाया कि जिस देश में हम BCG की वैक्सीन दे रहे हैं उस देश में ये सिम्टम्स या फिर ये पेशेंट इतने ज़्यादा नहीं है या उनकी सीवियरिटी थोड़ी कम है कंपेयर टू द अदर कंट्रीज लाइक इंग्लैंड, यूरोप, ये जो कंट्रीज़ है, अमेरिकन कंट्री, वहाँ पर ये BCG वैक्सीन यूनिवर्सल पॉलिसी में नहीं है। बट बाकी चाइना सब में, हमारी एशियन कंट्री में ये एक यूनिवर्सल प्रोटोकॉल है टू गिव BCG वैक्सीन इन बाय बर्थ। तो ये जो स्टडीज़ पाया गया उसमें ऐसा, कुछ स्टडीज़ में ऐसा है कि वो BCG जो ये एशियन पॉपुलेशन ये जो जिसमें यूनिवर्सल पॉलिसी है BCG की, उसमें थोड़ी कम मात्रा में और लेस सीवियरिटी में डिजीज़ पाया गया, इसीलिए। बट ये बहुत अभी कहना मुश्किल है क्योंकि हम ये वायरस को पूरी तरह जान नहीं पा रहे हैं, पूरी तरह उसका बिहेवियर कैसा है, क्योंकि ये हर रोज़ कुछ ना कुछ नए जो आ रहे हैं और हम, सबसे बड़ी बात, हम इतने टाइम से वैक्सीनेशन का उसका पूरे विश्व में वैज्ञानिक उसका रिसर्च कर रहे हैं और उसमें भी अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है, इसीलिए हम अभी ये भी 100% नहीं बता सकते कि हम इंडियन जो हम BCG वैक्सीनेटेड है हमको नहीं होएगा, पर डेफिनेटली ये पाया गया है रिसर्च में कि उनको थोड़ी कम, लेस सीवियरिटी मात्रा में होती है कंपेयर टू द अदर कंट्रीज़। जी मैम, जैसा अभी आपने हमें टेस्ट के बारे में बताया, PCR एंटीबॉडी टेस्ट, एक व्यूवर ने हमें क्वेश्चन पूछा है कि कोविड-19 का कोई और बेसिक टेस्ट अवेलेबल है जिससे हम पता कर सकें? बेसिक टेस्ट कोई नहीं है अभी। जो बेसिक टेस्ट आया ब्लड टेस्ट, जो रैपिड टेस्ट बोल सकते हैं, वो एंटीबॉडी टेस्ट है, परंतु बेसिक टेस्ट जैसे ब्लड टेस्ट, काफ़ी ब्लड टेस्ट आए हैं जिसमें जैसे सिंपल ब्लड टेस्ट हम बोलेंगे CBC, उसमें WBC काउंट कम हो जाते हैं, दूसरे जो मार्कर्स है CRP वो बढ़ जाता है, LDH लेवल है वो भी बढ़ जाता है। सो थोड़े बहुत जो मार्कर्स है वो आए हैं, बट वो और भी कोई वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी ऐसा पिक्चर आता है तो हम, मतलब वो टेस्ट से हम 100% कह नहीं पाएंगे कि इसको कोविड के साथ डेफिनेटली हम कोरिलेट कर सकते हैं विथ ऑल क्लिनिकल हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, एंड फिर उसको कंफर्म कर सकते हैं RT-PCR के साथ। जी मैम, इस चर्चा के लास्ट में आपका लास्ट मैसेज हमारे सारे व्यूवर्स के लिए? मैं सबसे यही विनती करूंगी कि आज का हमारा टॉपिक था एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन। जो एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है वो हमको नहीं पता है, अभी हम इतना मतलब नहीं जान रहे हैं, तो लेकिन उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके जो 4-5 बेसिक प्रोटोकॉल है जो हम इंडिया में सबसे पहले लागू कर दिए गए थे कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन जो रखनी है वो करनी है। तीसरा जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि हम जब बाहर जाए तो हम बिना माउथ कवरिंग या बिना उससे नहीं जाए, और अगर हम रूटीन चीज़ खरीदने के लिए जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत ज़रूरी है। वापस घर पे आए तो हमको हैंड हाइजीन
प्रॉपर प्रोटोकॉल मेंटेन करना है, क्योंकि उसकी वजह से ही हम हमारे जो है, अगर हम एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमीटर है तो दूसरे को हम ट्रांसमिट नहीं करेंगे, क्योंकि वो दूसरे जो पेशेंट है उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति अगर अच्छी नहीं है, हमारे घर में ग्रैंड पेरेंट्स है, वो डायबिटिक पेशेंट है, उनको ये लग सकता है और उनको ये फिर डिजीज़ की तरह भी हो सकता है। तो मैं यही बोलूँगी कि हमको बहुत तकेदारी रखनी है, और हमको जो जनरल गाइडलाइन प्रोटोकॉल है जो 4-5 ही है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में रहना है, लॉकडाउन का जो असर है उसको प्रॉपरली मेंटेन करना है, और हमें ये कोरोना का जो वायरल इन्फेक्शन का चेन है उसको ब्रेक करना है और उसको हमें हराना है। जी थैंक यू मैम। थैंक यू। लास्ट में अपोलो हॉस्पिटल्स की तरफ से आप सबके लिए यही मैसेज है कि स्टे सेफ, स्टे काम, बिकॉज आवर लाइफ इज़ प्राइसलेस। नमस्ते। थैंक यू।